नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। क्लास 8 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी शुरू किए थे। 5 टॉपिक इससे पहले हो चुका है। आइए 6वां टॉपिक को देखते हैं, मानव संसाधन। आप 5 टॉपिक प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। क्लास 6 एवं क्लास 7 का भी ज्योग्राफी एनसीईआरटी कंप्लीट है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसी चैनल पे। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मानव संसाधन, आइए क्या है मानव संसाधन देखते हैं। लोग ही, मतलब जो भी लोग होते हैं वह लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। जो भी लोग है, जो भी इतना लोग है, उसमें सारे लोग, महिला पुरुष दोनों को ले सकते हैं, लेते ही हैं, समझे। तो वो एक राष्ट्र के लिए सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। समझे, क्या समझें इससे कि मतलब प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होते हैं। समझे, प्राकृतिक ने आपको बना दिया लेकिन आप किसी को कोई फायदे नहीं दिए। अपने बोरा बिस्तर लेके एक जगह शांति से रह के किसी को एक फायदा आपसे किसी को नहीं प्राप्त हुआ तो क्या मतलब है जिंदगी जीने का ना। तो प्राकृतिक भी उसी को याद करेगा जो कुछ ना कुछ करेगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको, यूट्यूब पे तो फ्री में पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए फ्री में पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, जो भी इस चैनल के माध्यम से मिलता है फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से मानव सेवा ही है ना, समझे। तो मानव सेवा, तो वही बात है कि प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे आपके लिए हम उपयोगी हैं, समझे। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। जैसन जैसन योग्यता है, जैसे हम मास्टर बने तो आप भी मास्टर बन जाइए। ये नहीं कि आप मास्टर भी बन सकते हैं। जैसे जैसे आपको जैसा स्किल्ड होगा, जैसा आपको योग्यता या जैसा आपसे किसी को आवश्यकता है, उस आधार पे उसमें परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन का विकास करते हैं। अपने स्वास्थ्य कैसा है भाई, शिक्षित कितना है, उससे अभिप्रेरित होकर जितना स्वास्थ्य है, जैसन स्वास्थ्य रहेगा, जैसन शिक्षा रहेगा, उस आधार पे ही अपनी आवश्यकता लोगों तक देता है या राष्ट्र को देता है। देखिए यहाँ समझते, मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। किसके कक्षा में? मैडम के कक्षा में। आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं, यह भी बात समझना है। या ये बच्चा बोलता है, ये बच्चा कि मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। ये बोलती है मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, मेरे गांव में 1000 लोग हैं। अब मैडम बोलती है आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं। तो आपको यह पता है कि विश्व में कितने लोग हैं? अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो जितना लोग होगा उतना ज़्यादा संसाधन अच्छा होगा। यही इसका तात्पर्य है बताने का, समझे। एक सेकेंड, यही तो बताना था। तो अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है, समझे। जैसे अन्य संसाधन कोई भी था, जैसे आप लोह संसाधन देखे थे, इस्पात, कोयला, ये सब संसाधन सभी जगह था नहीं सर, सभी जगह पर्याप्त रूप में नहीं था। कोयला छोटा नागपुर पठार पे भारत में मिलता, ये नहीं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तर हिमालय गंगा के मैदान में मिलने लगेगा, नहीं मिलेगा वहाँ पे, समझे। तो वितरण एक आधार पे नहीं है। उसी प्रकार मानव का इस धरती पे वितरण एक प्रकार नहीं है, समझे। अलग अलग देशों में अलग अलग जनघनत्व है, कहीं ज़्यादा जनसंख्या है तो कहीं आपको भूभाग ही मिलेगा। तो यह सब बात है, समझे। आप अपने शिक्षित स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है, समझे। जैसा शिक्षित का स्तर होगा, आयु कितना है, लिंग कौन सा है, उसमें एक दूसरे से सभी भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। संख्या और लक्षण जलवायु के आधार पर बदलते रहते हैं। जैसे हम लोग का रंग रूप इस आधार पे। अब जाइए तो अफ्रीकन कंट्री वाला लड़का लड़की देखिए, कैसा नहीं मिलेगा ना जी। कागिसो रबाडा को देखें, दक्षिण अफ्रीका से क्रिकेट खेलता है, कैसा है,
पोलार्ड कैसा था, क्रिस गेल कैसा है, विराट कोहली कैसा है, पाकिस्तान का प्लेयर कैसा। तो जलवायु के आधार पर ही इसका रंग रूप बदल जाता है, समझे। अब पढ़ लिख लिया तो उस आधार पे भी विचार बोली अलग हो जाता है। जनसंख्या का वितरण एक रूप में नहीं है, देखते हैं किस आधार पे है। भूपृष्ठ पर, जहां पे हम लोग रहते हैं, ये जो पृष्ठ है भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप किसे कहते हैं, जिस आधार पे हम लोग फैले हैं, समझे। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ का लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। मतलब भूपृष्ठ, समुद्र वाला तो छोड़िए दीजिए, धरती पे जितना धरती पे जमीन है, जमीन, उस जमीन पे केवल 30% ही जमीन ऐसा है जिसमें सभी लोग, जनसंख्या का 90% लोग इस 30% भूभाग पे रहता है। मतलब अगर आपका धरती इतना बड़ा है, धरती नहीं भूभाग इतना बड़ा है जिसपे मानव रह सकता है, मतलब जहाँ जमीन है, समुद्र नहीं है, हिम नहीं है, पर्वत पठार हो सकता है, समझे, हिम नहीं हो, तो ऐसे प्रदेश में जितना भी जनसंख्या उसका 90% सिर्फ इसके 30% क्षेत्र में रहता है, बाकी 70% पड़ती है सर। वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे फैला हुआ है ना, रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होगा शायद। तो विश्व में जनसंख्या का वितरण अंततः असमान है, एक समान नहीं, असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं, जैसे सहारा का मरुस्थल, थार मरुस्थल जो राजस्थान वाला है, क्या राजस्थान में बिहार की तरह जनघनत्व है? नहीं है। बिहार के बराबर होगा? नहीं होगा। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं, समझे। दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें भारत है, जिसमें चीन हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया, और ये जो सिंगापुर, ये सब हो जाएगा, बर्मा हो जाएगा, यह सब देश होगा, समझे। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च परिवर्तित और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। किस किस में से? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में बहुत कम लोग। उच्च पर्वतीय, अब ऊंचा पर्वत पे कौन रहेगा भाई? कोई नहीं रहेगा सर। विषुवतीय वन में कौन रहेगा सर? बहुत ज़्यादा जंगल, अमेजन जंगल में कोई रहेगा? नहीं रहेगा, बहुत कम लोग रहेगा, समझे। कुछ जनजातीय लोग रहेगा। उत्तर पूर्व उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र है, बाकी ये सब जो क्षेत्र है अक्षांश, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जो 0 डिग्री के समांतर, वहाँ पे भी कम लोग बसा रहेगा, समझे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, जंगल ज़्यादा होगा वहाँ पे। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। मतलब ये जो विषुवत धरती है, विषुवत रेखा बीचे बीच है, इसके ऊपर में उत्तर में ज़्यादा लोग रहते हैं, दक्षिण में कम, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका एक महाद्वीप है, एक अफ्रीका का आधा हिस्सा है इधर, उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इधर तो बहुत उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, पूरा एशिया, यूरोप, आधा अफ्रीका तो उधरे है ना, तो ये सब देश है, तो ये बहुत बड़ा भूभाग है उत्तर में, इसलिए ज़्यादा है, समझे। ये नहीं कि उधर ज़्यादा लोग पसंद करता है, नहीं, लोग रहना उधरे पसंद करेगा ऐसा नहीं, उधर भूभाग भी ज़्यादा है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है, इस महादेश जो एशिया है विश्व का सबसे, और दूसरा अफ्रीका ही है, तो ये 3/4 लोग यही दोनों द्वीप में रहेगा भी। विश्व के 60% लोग केवल 10 देश में रहते हैं, विश्व का 60% लोग, मतलब 100 आदमी में 60 आदमी केवल 10 देश में रह रहा है सर, समझे। केवल 10 देश में 60% लोग, केवल 10, इन्हीं सभी 10 देशों में 10 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं, मतलब 10 देश में ही लोग रहते हैं, इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जैसे चीन का जनसंख्या देख रहे हैं कितना, भारत का उतना है लगभग, 2000 चीन में तो हमको लगता है 2030 तक चीन भी पछड़ जाएगा भारत से, गारंटी है। चीन है, भारत है, यूएसए है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान, ये देश का क्रम है घटते क्रम में। जनसंख्या का घना तो आइए समझते हैं। जनसंख्या का घनत्व, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। एक इकाई क्षेत्र या 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मान लीजिए ना, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितना भी लोग रहेगा, समझे,
इसको क्या कहेंगे, जनसंख्या का घनत्व कहेंगे। लेकिन पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी पर मतलब एक इकाई में जितना लोग रहेगा उसे क्या कहेंगे, जन घनत्व कहेंगे। समान रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। जैसे 1 किलोमीटर इधर से, 1 किलोमीटर इधर से, तो वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रह रहा है उस आधार पे बांटेंगे। अब मान लीजिए बिहार का जनघनत्व कितना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति बिहार में है सर। तो अब बताइए क्या सभ्य वर्ग किलोमीटर में 1106 होगा? नहीं, कुछ में कम भी होगा, लेकिन टोटल बिहार का जो क्षेत्रफल है और उससे डिवाइड करते हैं बिहार के क्षेत्रफल से, तो निकल जाता है बिहार के जनसंख्या में, बिहार के क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे तो प्रति वर्ग किलोमीटर निकल जाएगा। समझे? संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर पूरा धरती पे जितना भी वर्ग किलोमीटर है और टोटल जनसंख्या में भाग देंगे उस वर्ग किलोमीटर से, तो टोटल निकलता है कितना, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझे कि मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 51 व्यक्ति रहते हैं, लेकिन ये विश्व का है, लेकिन बिहार का 1106 है। समझे? बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। दक्षिण मध्य एशिया, जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब दक्षिण मध्य एशिया के अंतर्गत आएगा। इसके पास से कहता पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया किसे कहेंगे? दक्षिण, ये जो भारत का जैसे बिहार वाला क्षेत्र है, बर्मा वाला क्षेत्र है, समझे, एशिया के अंतर्गत, वो पूर्वी एशिया के अंतर्गत आएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में है, दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत ये सब आएगा। समझे? एशिया के इधर में है, इधर में। जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाला कारक, आखिर ये जो जनसंख्या वितरण है, कहीं ज़्यादा सर कहीं कम बता रहे हैं, तो इसका प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है? क्या कारण है कि कहीं जनसंख्या अधिक है, कहीं जनसंख्या कम है? तो वो सब कारण है। जैसे भौतिक कारण के अंतर्गत आ जाएगा स्थलाकृति, जनघनत्व, जलवायु, मृदा, जल, खनिज। ये सब पढ़ के नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट हम समझाएंगे। समझे? स्थलाकृति कैसा होना चाहिए भाई? एक मनुष्य को रहने के लिए कैसा स्थलाकृति चाहिए? उबड़ खाबड़ वाला पर्वतीय नहीं सर, मैदानी चाहिए। मैदान में ले जाएगा तो वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, क्या कि मैदान में खेती भी लोग कर लेगा और घर बाजार अच्छा से लगेगा, रोड भी अच्छा से, सब कुछ, एक एक चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। समझे? तो क्या चाहिए भाई? भू स्थलाकृति कैसा चाहिए लोगों को रहने के लिए स्थलाकृति लगभग समतल चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में भी लोग रहते हैं, लेकिन समतल मैदान की तरह नहीं। तो स्थलाकृति भी आरामदायक होना चाहिए, समतल मैदान होना चाहिए। जलवायु कैसा होना चाहिए सर? ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी होना चाहिए। जलवायु में क्या होना चाहिए? जलवायु पढ़ के समझाते हैं। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु या अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस और ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। मतलब लोग विषुवत रेखा के पास, अब थार मरुस्थल, विषुवत, सहारा मरुस्थल में से रहने मजा आएगा नहीं, वहाँ से बचेगा। और साइबेरिया का जो शीत क्षेत्र है, जो ठंडा बहुत, -65, -25, -45 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, वहाँ रहेगा, रोग नहीं रहेगा। तो ऐसे जगह से रहने में बचेगा लोग। ना ज़्यादा ठंडी चाहिए ना गर्मी चाहिए ज़्यादा, समझो, ऐसे क्षेत्र में रहना पसंद करेगा। मृदा कैसे चाहिए? मृदा उपजाऊ चाहिए सर, पानी चाहिए मृदा में, पानी उपजाऊ मृदा चाहिए। नहीं तो अगर मृदा उपजाऊ नहीं रहेगा तो खाएगा क्या ना जी, खाएगा क्या? तो मृदा उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र में, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है। तो ये सब जगह पे दबाव क्यों ज़्यादा है? उसका कारण क्या है? उसका कारण मृदा वहाँ की उपजाऊ है। जैसे मिस्र को नील नदी का सभ्यता कहते हैं, नील नदी का देन कहते हैं, क्योंकि नील नदी का जलोढ़ मिट्टी से ही मिस्र देश की स्थापना हुआ। और नील नदी ही वहाँ पे प्राचीन काल में सभ्यता का विकास, नील नदी का सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ कृषि भी लोग अच्छा से कर पा रहा था। मृदा तो आप समझ गए। अब पानी नहीं है सर तो क्या हम लोग रह पाएंगे? नहीं सर, पानी भी चाहिए, कृषि के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, तो जल उपलब्ध हो। इसलिए प्राचीन काल से ही सिंधु नदी के किनारे लोग क्यों बसा? क्योंकि सिंधु नदी का जल से लोग पानी पिया, खेती किया, और क्या किया, वहाँ जो सिंधु नदी का जो पाटभूमि जलोढ़ीय क्षेत्र होगा वहाँ पे
कृषि किया। कृषि और पीने के लिए पानी उपलब्ध कराएगा जिस क्षेत्र में सुलभ रूप से, सुगम रूप से, वहीं पे लोग ज़्यादा बसना चाहेगा। ये नहीं कि अब पठारीय पर्वतीय क्षेत्र में रहेगा, अब एक बाल्टी पानी के लिए बहुत नीचे ज़मीन पे जाना पड़ेगा, तो ऐसा क्षेत्र में रहने से बचेगा। लोग रहेंगे वहाँ पे भी, लेकिन बहुत कम लोग रहेंगे। खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। अब जहाँ खनिज है तो वहाँ लोग को रोजी रोटी भी मिल गया, कमाने खेने के लिए व्यवसाय खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खानों और मध्य पूर्व में तेल की खोज में इस क्षेत्र में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। अब कुछ क्षेत्र ऐसा है सर कि वहाँ पे तो आप बताएं पानी है अधिक तो वहाँ पे लोग रहेगा, जहाँ पे पानी कम में है फिर भी वहाँ लग रहा है, वहाँ लोग इसलिए रह रहा है क्योंकि वहाँ पे रोजी रोटी लोग को मिल गया है, खनिज मिल चुका है। जैसे छोटा नागपुर पठार पे लोग का बसने का क्या आधार रहा होगा, क्योंकि रोजगार का सृजन हुआ है वहाँ अधिक, समझे। धनबाद सब जिला जाइएगा, धनबाद हो गया, बोकारो, ये सब जिला में झारखंड के लोग से ज़्यादा वहाँ पे दूसरे राज्य का लोग बसा हुआ है जॉब के लिए ना, उसका नौकरी कोनो न कोनो कंपनी में है, इसलिए वहाँ पे लोग बसे हुए हैं। मेरे परिवार में भी लगभग हमको लगता है झारखंड में मेरे परिवार से लगभग 20% से लोग ऊपर होगा, पूरा परिवार बस गया, उधरे घर द्वार बना लिया। 20% लोग मेरे और इधर उधर होगा, मतलब 20-30% लगभग दूसरे झारखंड में है सिर्फ मेरे परिवार से। तो क्यों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपनी में उनका जॉब था, इसलिए वो लोग वहाँ रह गया। यहाँ का ज़मीन भी बेच रहा है वो लोग, समझे, काहे कि उसको कृषि के लिए ज़मीन मिल गया नहीं, उसको रोजगार मिल गया वहाँ पे। सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारण को समझते हैं। आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक क्या क्या होता है। आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में जो लोग रहेगा उसे रोजगार तुरंत मिल जाएगा, बेरोजगारी फील नहीं होगा। बिहार में बेरोजगारी कहाँ है सर? बिहार में उद्योग है? नहीं है सर। बिहार में उद्योग स्थापित क्यों नहीं कर रहा है? अगर बिहार मैदान है और यहाँ पे उद्योग स्थापित कर देंगे गंगा क्षेत्र में, तो खेती कहाँ करेंगे? इसलिए बिहार के भूमि पे उद्योग स्थापित नहीं हो पाएगा, समझे। अगर कहीं कोई कंपनी स्थापित कर भी रहा है, अगर आप पिटीशन डाल दिए कि उस क्षेत्र में कृषि अच्छा से हो रहा था तो क्यों उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ सकता है कि वहाँ पे कंपनी स्थापित मत कीजिए। ये डिसीजन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, इतना गंभीर मामला है। क्योंकि इस भूमि पे पूरे विश्व में जितना भी जनसंख्या रहते हैं सबको भोजन का अधिकार है, समझे। ये नहीं कि हमारा खेत है तो हमें खाली उपजाएंगे खाएंगे, नहीं। इस धरती पे जितने भी जीव रहते हैं सभी जीव को उस धरती से जो भी भोजन मिल रहा है सभी को अधिकार है उसको खाने का, समझे। तो वही सब बात है। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। किस क्षेत्र में? आर्थिक आकार के क्षेत्रों में। जापान के ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। मुंबई में सबको काम मिल रहा है भाई, कंपनी बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री बहुत सारा कंपनी है, निर्माण क्रिया हो रहा है वहाँ ज़्यादा। तो लोग कहाँ गए लोग कमाइल? भाई बिहार से बोलता है कि भाई बम्बई कमाइल जा रहा छी ना, बम्बई कमाइल कहने जा रहा छे, बम्बई के वहाँ पर हीरो देखेला ना। हीरो को देखना एक मतलब नहीं है, वहाँ पे रोजगार मिल रहा है क्योंकि निर्माण हो रहा है वहाँ पे, समझे। उद्योग स्थापित है इसलिए वहाँ पे लोग रहने में विवश है, समझे। यह नहीं कि वहाँ पे खेती हो रहा है। सांस्कृतिक कारक क्या है? सांस्कृतिक कारक धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इटली में है, ये सब क्षेत्र इटली में वेटिकन सिटी है। जैसे वाराणसी, तिरुवनंतपुरम, ये सब क्षेत्र पर्यटक स्थल। उत्तराखंड के ऊंचाई पे लोग क्यों रहता है भाई? केदारनाथ क्यों रहेगा वहाँ पे? वहाँ तो खेती नहीं करेगा, वहाँ पे रहने का सांस्कृतिक कारण है ना, समझे। सामाजिक कारक क्या है? अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे, समझे। पुणे में रोजगार कम है लेकिन शिक्षा का माहौल अच्छा है, आवास अच्छा बन सकता है और स्वास्थ्य सुविधा भी वहाँ पे उपलब्ध है और फैक्ट्री भी स्थापित हो चुका है। ये भी सामाजिक कारक जैसे एक कारण हो सकता है। जैसे आजकल क्या होता है, गांव से लोग पलायन करके मार्केट शहर जा रहे हैं। काहे जा रहे हैं?
पूछते हैं कि कहना चलो लोग गाँव और सब जमीन बेची का मार्केट, तो उनका कारण क्या होता है जानते हैं? बच्चा बुतरुक पढ़ाई लो छी, मतलब बच्चा बुतरुक पढ़ाने के लिए लोग शहर में बसने के लिए जा रहे हैं। तो सामाजिक कारक है वो, अच्छे आवास के लिए वहाँ पे लोग कम लोग से जान पहचान होगा, अच्छा आवास बनाएगा, छोटे ज़मीन में बनाएगा, बहुत अच्छा आवास बनाएगा, 2 BH का कमरा बनाएगा छोटा छोटा, पता नहीं चलेगा, फिर भी लोग रहने के लिए वहाँ पे व्यवस्था का है कि वहाँ पे बच्चे को शिक्षा मिल गया, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है, हॉस्पिटल नज़दीक में है। तो ये सब के लिए भी सामाजिक कारक होता है कोई भी जगह बसने का, समझे। अब जनसंख्या परिवर्तन ये यहाँ से दूसरे वीडियो में देखते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबाइएगा इसलिए क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।